ठीक है, तो आज जो है हमारा बेसिकली क्रैश कोर्स का सेशन 7 है जो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऊपर है। ऑलरेडी हमने एक हाई लेवल पे परफॉर्मेंस टेस्टिंग की चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक दफ़ा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग का क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम ये चीज़ें देख चुके हैं कि लोड टेस्टिंग क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, एंड्योरेंस टेस्टिंग क्या होती है, स्पाइक क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो इसकी डिटेल में हम ऑलरेडी मैं नहीं जाऊँगा। मेन चीज़ जो है कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कि किसके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो। आप ये देखते हो कि आपकी एप्लीकेशन कितनी फास्ट है, कितनी स्केलेबल है। फास्ट का तो पता है कि भाई ठीक है, मैं वेबसाइट पे गया, मैंने लिखा www.google.com, तो कितनी देर में लोड हो रही है मेरे पास, ठीक है ना, एज़ अ यूज़र। तो वो आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब आपकी स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है बेसिकली कि क्या आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल है। अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरी एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी 100 यूज़र्स की है और उस पे 50-60 आते हैं, तो जब जैसे ही वो 100 के करीब पहुंचने लगता है कि क्या सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करता है, स्केल करता है, ठीक है ना? यानी कि कल को अगर 200 लोग आ जाएंगे तो क्या सिस्टम अपने आप को 100 से, इसकी आज कैपेबिलिटी 100 है, लेकिन कल को अगर 200 लोग आ जाते हैं तो क्या वो 200 लोगों को अकोमोडेट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना? यानी कि स्केलेबिलिटी रेफर्स टू कि सिस्टम कितना स्केलेबल है, ठीक है? फिर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑब्वियसली अगर मैं डेली बैठ के 100 लोगों का यूज़र्स का लोड डालता रहूँ, डेली बैठ के डालता रहूँ, तो मेरा सिस्टम उस लोड के अंदर कभी ब्रेक नहीं होता, कभी वो डाउन नहीं होता सिस्टम। दैट इज़ नोन एज़ रिलायबिलिटी, ठीक है? तो अब बेसिकली हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते क्यों हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। देखिए, आप एज़ अ यूज़र देखो कि अगर आप किसी वेबसाइट पे, अभी मैं कहूँ कि कोई डील लगी हुई है, ब्लैक फ्राइडे हो गई, क्रिसमस डील्स हो गई, आपकी नवंबर डील्स हो गई, किसी भी किस्म की जो है वो रमज़ान डील्स हो गई, किसी भी किस्म की डील्स लगी हुई है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उस वेबसाइट पे जाते हो, आप क्या करते हो? आप ऑब्वियसली डील्स लगी हुई है तो लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएँ, वेबसाइट पे देखें। अगर वाक़ई प्रॉपर डील्स हैं और रीज़नेबल है, आपके बजट के अंदर है, तो आप वो चीज़ परचेज़ कर लोगे, ठीक है? अब हर बंदे की यही इंटेंशन होती है, तो जैसे ही किसी वेबसाइट में डील्स आएगी तो उसमें लोड आएगा। तो लोड आएगा तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप वहाँ पे कोई प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड नहीं कर पा रहे, या आप वो परचेज नहीं कर पा रहे, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, या आप कैटेगरी से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम है। आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे कि मैं परचेज ही नहीं कर पा रहा। तो परचेज नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो हम क्यों करते हैं, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि बेशक 1000 लोगों 10,000 लोगों, जो यूज़र आए वो प्रॉपर्ली जाए, कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करे, सुकून से जाके देखे और अपनी चीज़ खरीद ले। ठीक है? अब होगा क्या कि जब आपका जो एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इसका मतलब कि आपकी वेबसाइट अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, आपकी एप्लीकेशन अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपके यूज़र्स जो होंगे वो छोड़ के जाएँगे नहीं एप्लीकेशन, तो आपके जो चांसेस होंगे रेवेन्यू बढ़ाने के, सेल करने के, वो आपके बढ़ जाएँगे। क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन सही से चल नहीं रही थी, स्लो थी, रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, आप प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर पा रहे थे। अब आप सब कुछ कर पा रहे हो, तो आप बहुत सारे कस्टमर्स को रिटेन कर पाओगे, और जो रिटेन कर पाते हो तो चांसेस आपके सेल होने के मैक्सिमम हो जाते हैं, जिससे इवेंचुअली क्या होता है कि आपको जो है वो पता चल जाता है कि आपने पैसा कमाया, ठीक है? जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने का एक मकसद और भी है। वो मकसद ये है कि आपको पता चल जाता है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या है, कितनी रिलायबल है, कितनी नहीं है, कितने यूज़र्स का लोड बर्दाश्त कर सकती है, कितने यूज़र्स का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता तभी चलेगा जब मैं एक्चुअल में जाके परफॉर्मेंस टेस्टिंग करूँगा, तब जाके मुझे पता चलेगा। ठीक है? तो मुझे बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, उस डेटा के बेसिस पे मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि मेरे एप्लीकेशन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, वो जाके मैं फिक्स करूँगा। ठीक है? फिर एक मकसद ये भी है परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने का कि क्या मेरी एप्लीकेशन जो है वो गुड टू गो है फॉर द प्रोडक्शन। गुड टू गो का मतलब है ये है कि भाई मेरा कोई भी रिलीज़ आई, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, कुछ भी है, ऑब्वियसली एंड यूज़र्स तक पहुँचाते हैं, हम एक अच्छी चीज़ पहुँचाते हैं, क्वालिटी वाली चीज़ पहुँचाते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि क्या वो चीज़ उस लेवल की है कि नहीं है। तो अगर मैं परफॉर्मेंस ऐसे नहीं करूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, और अगर उसमें परफॉर्मेंस ऐसे नहीं करता और कल को बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो मैं अपना इवेंचुअली, मैं लोगों का ट्रस्ट भी लूज़ करूँगा, मैं रेवेन्यू भी लूज़ करूँगा, और फिर मैं स्ट्रगल करता रहूँगा कि लोग मेरी वेबसाइट पे आके शॉपिंग करें। तो वो चीज़ हम प्रोडक्शन से पहले ये मेक श्योर करते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है।
फिर ऑब्वियसली हम जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्लाइंट होता है या हमारी इंटरनल मैनेजमेंट होती है, जिनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो परफॉर्मेंस हम ऑब्वियसली, मैं जब तक टेस्टिंग करूंगा नहीं और मेक श्योर नहीं करवाऊंगा कि वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, उस एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही नहीं कर रही है, वो तब तक मैं करूंगा नहीं, पता नहीं चलेगा। तो ये सारे मकसद होते हैं आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए। अब जो चीज़ है कि भाई परफॉर्मेंस टेस्टिंग में टेस्ट क्या क्या होता है और क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन 3 टियर आर्किटेक्चर पे होती है, यानी कि पहला आपका फ्रंट एंड, यानी कोई भी आपकी मोबाइल ऐप हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, तो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी होगी ना। वो HTML CSS हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई। ठीक है। तो जैसे अगर मैं वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल लूँ, मैं गूगल.com को लोड करूँ बेसिकली, तो गूगल.com क्या है, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ HTML CSS है। जैसे अब ये देखो, मैं लिखता हूँ गूगल.com, तो ये पेज जो लोड होता है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आया, आप नेटवर्क टैब में आओ, ठीक है, इस पे ऑल पे क्लिक कर दो और एक दफा इसको पेज को रिफ्रेश कर लो, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी फाइल्स लोड हो रही है। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, स्क्रिप्ट भी है, इमेजेस यानी PNG मतलब इमेजेस है, स्क्रिप्ट्स है, जो आपकी API रिक्वेस्ट है, बहुत सारी यानी ये पेज लोड करने के लिए, यूजर को ये पेज दिखाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। इसमें HTML भी है, इसमें CSS भी है, इसमें स्क्रिप्ट्स भी हैं, इसमें API की कॉल्स भी है, सब कुछ है। ठीक है। अगर आपने देखना है कि कौन से फॉन्ट भी यूज होते हैं, तो देखो फॉन्ट भी रेंडर हो रहे हैं इस जगह से। ठीक है। CSS अगर इस पेज पे है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इमेजेस कौन सी लोड हो रही हैं, मीडिया कौन सा है, तो डिपेंडिंग ऑन जो भी उस पेज के लिए काम हो रहा है, वो सब है। अब इसी तरह से अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ऑरेंज HRM को मैं ओपन करूँ, ऑरेंज HRM। ठीक है। अब इस पेज पे जाके मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नेटवर्क के अंदर जाऊँ और इस पेज को मैं रीलोड करूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ आ गई, PNG फॉन्ट, तो डॉक्यूमेंट कोई होगा तो वो डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट, JS मीन्स जावास्क्रिप्ट, तो ये जावास्क्रिप्ट आ गई। ये अगर कोई API कॉल्स होंगी तो वहाँ आ जाएगी। CSS कोई फॉन्ट। ठीक है। तो यहाँ पे, और इवन अगर यहाँ से अगर आपको CSS नहीं बता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राइट क्लिक करें, आप व्यू जो है इंस्पेक्ट में जाए, ठीक है ना, आप किसी भी एलिमेंट पे जाएंगे तो ये आगे इसके ये CSS लिखी होती है, ये सारी ये CSS है बेसिकली। ठीक है ना। तो ये सारी CSS, ये कलर वगैरह, ये सारे CSS से आते हैं। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है वो HTML CSS स्क्रिप्ट से बनती है। तो अब ये चीजें कस्टमर, जैसे ही मैं लिखता हूँ और HRM वेबसाइट का नाम लिखा, मैंने जैसे हिट एंटर किया, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। सर्वर ने ये पेज लोड करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए थी, उसकी HTML, उसकी CSS, उसकी स्क्रिप्टिंग, कोई इमेजेस थी, वो सारी सर्वर से आई और तब मेरे ब्राउजर में यहाँ पे दिखी। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जब मुझे परफॉर्मेंस करनी है तो मुझे मैसेजेस का फ्रंट एंड टेस्ट करना चाहिए। मुझे मिडल वेयर, हमें पता है कि API कॉल्स होती है, API रिक्वेस्ट होती हैं जो एज अ मिडल वेयर चलती हैं, हमें उनकी परफॉर्मेंस करना चाहिए। हमें बैकएंड यानी डेटा बेसिस की, डेटा वेयर हाउस की, CDS की, हमें जो है वो परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ठीक है। फिर ये तो आ गई कोर आपकी एप्लीकेशन की चीज़ें, यानी कि फ्रंट एंड भी आ गया आपका, मिडल लेयर भी आ गया, बैक एंड भी आ गया। ठीक है। अब एक्चुअल में अब इसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी जो है, ये बैकएंड और API की प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम यूजर्स इन्हीं को एक्सेस कर रहे होंगे, यानी कि ये कंटेंट सबके लिए सेम है। जबकि जो HTML और CSS है वो हर बंदा अपने इसके ब्राउजर में लोड हो रही है, जबकि वो सर्वर की चीज़ें हैं, यानी API सर्वर से बात करती है, डेटाबेस तो है ही सर्वर पे। ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए बैकएंड की परफॉर्मेंस से, फ्रंट एंड पे आप बाद में जाए। अगर आप बैकएंड यानी कि बैकएंड में डेटाबेसेस और मिडल वेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर लेते हो, इसका मतलब है कि आपने 80% अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस एनालाइज कर चुके हैं। बाकी स्क्रिप्टिंग वगैरह वो आप एक फाइन ट्यूनिंग की तरफ जा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ कि आपको डेटाबेस, मिडलवेयर, इनको पहले इनकी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। करनी तो फ्रंट एंड की भी है, बट प्रायोरिटीज की बात कर रहा हूँ। फिर आपका आता है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? यानी कि आपकी कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं और पूछूं कि भाई व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा काम कौन सी फंक्शनलिटी यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं चैट यूज करता हूँ, उस पर वॉइस नोट भेजता हूँ या लिखता हूँ या इमेजेस, यानी कि कम्युनिक चैट चैट उसका बहुत कॉमन फीचर है जो कि हर बंदा यूज कर रहा है। ठीक है। तो जब हर बंदा वो चीज यूज कर रहा है तो इसका मतलब है वो एरिया, वो फंक्शनलिटी हाई फ्रिक्वेंसी है। अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको हम यूज ही नहीं करते।
अगर मैं फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐप्स आपने उसमें एम्बेड किए हैं लेकिन यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो तो जिनको यूज़ ही नहीं है या कम यूज़ होता है, तो इसका मतलब है वो लो फ्रिक्वेंसी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि आप फ्रंट एंड, मिडलवेयर, बैक एंड और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांजेक्शन, ये तो आपने लाजमी के लाजमी इसकी परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने हमें मैयर क्या करना है, हमें प्रोसेसर को मैयर करना होता है, हमें मेमोरी को, हमें डिस्क टाइम को, हमें बैंडविड्थ को, रिस्पॉन्स, हमारे मेमोरी में कितने पेजेस पर सेकंड आ रहे हैं, पेज फॉल्ट्स पर सेकंड कितने हैं, सीपीयू इंटरप्शंस कितने हैं, थ्रूपुट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मैयर होती हैं। जैसे कि मैं अपने सिस्टम पे जाऊँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और टास्क मैनेजर में जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है परफॉर्मेंस का ऑप्शन आता है यहाँ पे कहीं पे, मैं एक सेकंड देखता हूँ। तो ये देखो, ये परफॉर्मेंस वाला है। तो ये देखो इस वक्त मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस बता रहा है कि भाई मेरे पास 12 GB की रैम है, तो मेरी कितनी रैम कंज्यूम है, इन यूज़ कितनी आ रही है, सीपीयू मेरा कितना यूज़ हो रहा है। इस पॉइंट में मेरा तकरीबन तकरीबन 90% या 95% पे टच किया, अब नीचे चल रहा है। तो जैसे जैसे सिस्टम पे लोड डलता है ना, तो सिस्टम पे अगर मैं कोई ऐप खोलूंगा तो ये बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी आप देखो, मैं 2-3 ऐप्स खोल लेता हूँ, ठीक है, विजुअल स्टूडियो खोला, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो अब कुछ मेमोरी रैम कंज्यूम करेगा, तो ये यहाँ फ्लक्चुएशंस आएंगी। फिर मैं जैसे पाए चार्म या पोस्टमैन वगैरह सारे टूल्स ओपन कर, जैसे जैसे मैं टूल्स ओपन करते जाऊंगा वो रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ओपन की, तो मेरी सीपीयू की यूटिलाइजेशन यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के बाद अगर मैं ज्यादा लोड बढ़ाऊंगा तो मेरी कॉल भी बंद हो जाएगी जूम की, और सब बच जाएगी, सिस्टम बैठ जाएगा, ठीक है। तो तो यहाँ पे भी देखो, सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, वाईफाई यानी कि ओवर द नेटवर्क क्या है, और जीपीयूज होते हैं, तो ये भी ओवर द नेटवर्क चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो मैं अभी इनको जैसे ही मैं बंद करूंगा, इनको ये दोबारा जो है वो नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे। मैं जैसे ये एप्लीकेशन बंद करता हूँ, मैंने इसको भी बंद कर दिया, तो ये देखो जैसे मैंने ये एप्लीकेशंस बंद की तो मेरी सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हुई, इवन मेरी मेमोरी की यूटिलाइजेशन जो तकरीबन कंज्यूम होने वाली थी वो भी नीचे आई। तो जब ये मेमोरी आपकी कंज्यूम हो जाती है, आपकी सीपीयू कंज्यूम हो जाते हैं बेसिकली, तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या स्लो हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप बहुत सारी चीजें अपने सिस्टम में खोल रहे हो, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। तो हैंग क्या होता है, बेसिकली वो रिस्पॉन्स देना छोड़ देता है, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रोसेसर का टाइम देखते हो, मेमोरी का देखते हो, मेन चीजें क्या है, चीजें बहुत सारी हैं लेकिन मेन चीजें समझो। मेन प्रोसेसर, मेमोरी, बैंडविड्थ यानी नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक जा रहा है, रिस्पांस, और सबसे कोर चीज आपकी रिस्पांस है, कि यूजर को रिस्पांस कितनी देर में मिल रहा है, ठीक है। और सीपीयू इंटरप्शंस कितनी है पर सेकंड, या थ्रूपुट कितना है, ठीक है। थ्रूपुट एक ऐसी चीज है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछी जाती है। तो थ्रूपुट इज बेसिकली अ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर, आपका जो सर्वर प्रोसेस करता है। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, जो कि आपका सर्वर प्रोसेस करके उसका आउटपुट दे देता है। तो जितनी ज्यादा, तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि थ्रूपुट कम अच्छा होता है या ज्यादा अच्छा होता है, तो थ्रूपुट ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि जितनी ज्यादा सर्वर हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा पर सेकंड में, अगर 100 है तो 100 बेहतर है या 1000 बेहतर है। तो सारी बात है 1000 बेहतर है, कि मेरा जो सर्वर है वो 1000 रिक्वेस्ट प्रोसेस प्रोसेस कर रहा है इन अ सेकंड, ठीक है। तो अब आते हैं कि हाई लेवल में प्रोसेस क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट। अब परफॉर्मेंस टेस्ट में बाहर की कंपनीज में, इंटरनेशनली बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे डेडिकेटेड बंदे होते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के। जैसे ऑटोमेशन के बहुत सारी कंपनीज में डेडिकेटेड लोग होते हैं, इसी तरह परफॉर्मेंस टेस्टिंग के भी डेडिकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि itself इस ये बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफाई, अब देखो, आपने कभी भी, मैं मेरा भी ये लोकल मशीन है ना, मैं जिस मैं सेशन ले रहा हूँ, ठीक है, इस पे अगर मैं एप्लीकेशन को टेस्ट करूँ, तो मेरी तो एक स्पेसिफिक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 12 GB रैम है, मैंने आपको दिखाया, कुछ सीपीयू की भी लिमिट है, ठीक है, नेट ओवर द नेटवर्क की भी कुछ लिमिट है मेरे पास, ठीक है ना। तो और मेरा जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जिस पे यूजर ने चेक करना है, वहां पे तो मे बी 128 GB रैम लगी हो, ठीक है ना। तो अब दोनों में डिफरेंस है,
तो मैं अगर अपनी क्यूए सर्वर की स्पेक्स का, मैं यानी सॉफ्ट हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं, कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है ना, वो आपकी मैच होनी चाहिए जो कि आप प्रोडक्शन का सोचते हो। यानी कल को आप सोचते हो कि मेरा प्रोडक्शन जो है उसमें 10 सीपीयूज लगे होंगे, उसमें जो है वो 100+ जो है जीबी रैम लगी होगी। तो उसी इन्वायरमेंट क्या था, वो स्पेसिफिकेशंस, उसको आप रेप्लिकेट करते हो अपने क्यूए पे या स्टेजिंग पे, या कोई और एक अलग से नया एनवायरनमेंट बनाते हो परफॉर्मेंस के लिए, ताकि आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सको कि जो रिसोर्सेज मेरे पास प्रोडक्शन पे हैं वही मेरी टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे होनी चाहिए, ताकि मैं एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में बता सकूं। ठीक है। ये करने के बाद आप कहते हो कि भाई अब बताओ कि ठीक है, एनवायरनमेंट सेट हो गया, जो सर्वर प्रोडक्शन की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वही आपने क्यूए में या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डाल दी जिसमें अपनी परफॉर्मेंस करनी है। अब आप आते हो, एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हो परफॉर्मेंस का। ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ कि भाई 1000 यूजर्स आए तो उनको, 1000 यूजर्स अगर लॉग इन करते हैं एक साथ आके फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1 सेकंड में वो लॉग इन कर लें। तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अगर 10,000 लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके पास मैक्सिमम टाइम 5 सेकंड से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज बनते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया होगा तभी उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आप टेस्ट करोगे ना। तो भाई मेरा क्राइटेरिया ये है कि 1000 लोग एक साथ अगर लॉग इन करें तो टाइम जो है वो 1 सेकंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप पहले क्राइटेरिया बनाया, अब क्राइटेरिया आपको पता चल गया, फिर आप उसके हिसाब से प्लान करते हो कि मुझे अपना जो है वो कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, मुझे कितने टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए। फिर उसके ऊपर आप जो है वो अपने टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है। आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने टेस्ट को रन किया, रन करने के बाद आपने उसके रिजल्ट्स देख लिए। तो अगर आपके रिजल्ट्स आपके क्राइटेरिया से मीट होते हैं तो इसका मतलब कि परफॉर्मेंस सही है। अगर नहीं होते, जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं वो आप फिक्स कराओगे, फिर दोबारा परफॉर्मेंस की स्क्रिप्ट रन करोगे, और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका डिजायर्ड क्राइटेरिया मीट नहीं होता। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हो जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्मेंस करते हो। ठीक है। तो ये इसमें डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मैं ज़्यादा इस पे आगे नहीं जा रहा। तो अब इस परफॉर्मेंस पे से रिलेटेड अगर आप, जो अब तक मैंने समझाया है इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वन बाय वन हैंड रेस करें और मुझसे पूछें। तो वन बाय वन आप जो हैं हैंड रेस करें और मुझसे पूछें जिसको जिसको समझ में नहीं आया। जी गुलाम फारूक। जी जी गुलाम फारूक, पूछें आप। अच्छा सर, हम ये जो डेटाबेस की टेस्टिंग है वो किस तरह करते हैं सर? डेटाबेस की जो देखो, बैकएंड टेस्टिंग है। डेटाबेस की क्यूरीज है उस पर आप लोड डालो, आप स्टोर प्रोसीजर्स पे लोड डालो। ठीक है। आप एपीआई के थ्रू भी, जैसे एपीआई ने आपको इंटरेक्ट करना है डेटाबेस से, तो आप डेटा एपीआई पे लोड डालो तो इवेंचुअली वो डेटाबेस पे लोड डालेगी। ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। जी गुलाम फारूक, क्लियर हुआ आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है गुलाम फारूक? ये सर क्लियर है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। चलेंगे, क्वेश्चन नहीं तो आगे चलते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर सबसे पॉपुलर जो है वो ओपन सोर्स है जी मीटर। ठीक है ना। जेमीटर क्या है? एक जावा बेस्ड ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो कि लोड टेस्टिंग के लिए या परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए काम आती है। क्यों हमें चाहिए बेसिकली इस तरह की एप्लीकेशन? उसकी एक नीड क्या है? मैं इस वक्त कहूँ कि 10,000 बंदे चाहिए जो एक साथ लॉग इन करें। एक तो यह है कि पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पे लॉग इन करें। दूसरा, 10,000 बंदे रिसोर्सेज इकट्ठे करना ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो रियलिस्टिक है ही नहीं कि मैं परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकूँ, इसलिए टूल्स की जरूरत पड़ती है।
तो अपाची जेमीटर, यानी कि अपाची वालों का है जेमीटर, ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री में अवेलेबल है, आप इस पे इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है। और इनिशियली ये बेसिकली बना हुआ जावा के ऊपर। तो इनिशियली ये सिर्फ वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग के लिए था, लेकिन अब इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आ गए हैं। जैसे आप मोबाइल ऐप्स को टेस्ट कर सकते हो, आप जो है आप एपीआई टेस्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, वो एक वर्चुअल यूजर्स आपके लिए जनरेट करना, 1000 10,000 जो भी आपको चाहिए। और फिर आपने जो भी उसको फंक्शनैलिटी पे लोड डलवाना है, वो आप वो लोड आप डलवाते हो, और वो आपको रिजल्ट देता है। यानी कि आपको एक वर्चुअल 1000 यूजर्स चाहिए या 10,000 यूजर्स चाहिए, वो ये आपको टूल प्रोवाइड करेगा। आपको फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये 1000 यूजर्स करेंगे क्या, तो आप उसको बताओगे, एक स्क्रिप्ट लिखोगे, या आप यूआई को यूज करते हुए एक फ्लो बनाओगे कि भाई ये 10,000 यूजर्स एक साथ लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन पे जो भी सर्वर हमें रिस्पॉन्स दे, उसको कहीं मुझे उसके रिजल्ट दिखा दो। ठीक है। तो ये SCLI भी है, यानी कमांड लाइन भी प्रोवाइड करता है, यानी हेडलेस मोड भी प्रोवाइड करता है, बगैर JMeter का इंटरफेस ओपन किए हुए भी हम कर सकते हैं, और इवेंचुअली आपको एक HTML रिपोर्ट भी मिल जाती है। अब JMeter के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली हैं कि JMeter जो है वो Java 8 और से हायर होनी चाहिए, उससे पीछे एनवायरमेंट्स में नहीं चलेगी JMeter। ठीक है। तो जावा की एपीआई यूज करता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें JRE नहीं चाहिए, हमें JDK की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। JRE पे आपको इश्यूज आएंगे। हमें JDK चाहिए, यानी जावा डेवलपर किट चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट नहीं चाहिए सिर्फ। ठीक है। तो इसलिए इट्स बेटर टू इंस्टॉल JDK फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि JMeter इज 100% जावा एप्लीकेशन है एंड शुड रन करेक्टली ऑन द सिस्टम दैट हैज कंप्लाइंट जावा इम्प्लीमेंटेशन। यानी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लिनक्स है, मैक, हर जगह जावा चलती है। तो जहाँ जहाँ जावा चलती है वहाँ वहाँ JMeter चलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे iOS होता है, iOS की जो एप्स होती हैं दे आर स्पेसिफिक, वो iOS पे चलती है। ठीक है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टेड विद JMeter कैन बी viewed ऑन। तो इनकी जो ऑफिशियल पेज है वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप जाएंगे और लिखेंगे JMeter, तो ये अपाची JMeter की वेबसाइट है। तो इस पे क्लिक करें तो अपाची JMeter इज ओपन सोर्स प्योर जावा बेस्ड एप्लीकेशन। तो व्हाट कैन आई डू विद इट? Apache JMeter may be used to test the performance of both static and dynamic resources, web dynamic applications. It can be used to simulate the heavy load on the server, group of servers, network, or object to test its strength, or to analyze the overall performance under the different load types. Apache JMeter features include, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है ना। तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। सिंपली आपने यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट पे जाना है, और यहाँ पे ये अपैची JMeter जिप फाइल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ये लेकिन मैंने कहा ना कि ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये ऐसे नहीं चलेगी। ठीक हो गया। इसका मतलब जावा चाहिए, तो आपने क्या करना है, इससे पहले लिखना है डाउनलोड JDK। ठीक है। तो यहाँ पे आप जावा डाउनलोड्स में चले जाएं, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इस वक्त का जो स्टेबल है वो 17 है, लेटेस्ट 21 है, एंड दिस इज स्टेबल 17, दिस इज स्टेबल JDK। तो यहाँ पे जो भी आपका एनवायरनमेंट हो, लिनक्स है, मैक है, विंडोज है, तो उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें, एंड दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसकी कन्फिग्रेशन करने की जरूरत पड़े तो वो भी आप कर दीजिएगा। तो कन्फिग्रेशन जावा की करनी पड़ती है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। ठीक है। और इसमें ये देखो जावा अंडरस्कोर होम लिखना पड़ता है। कहाँ पे? सिस्टम वेरिएबल्स में, यूजर वेरिएबल्स में नहीं। सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आप लिखोगे, यहाँ पे जाओगे, न्यू जाओगे, जावा अंडरस्कोर होम लिखोगे, और जहाँ पे आपका JDK इंस्टॉल्ड है ये उसका पाथ है। ठीक है। ये उसका पाथ है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे आपने आपने काम करना है, पाथ के अंदर आना है, यहाँ पे इस पाथ में इसको एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखो /bin तक का पाथ यहाँ पे आपको देना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये करने के बाद जब आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, ठीक है,
तो आपने CMD लिखना है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जावा डैश डैश वर्जन। तो अगर ये जावा के ये इस तरह से आपको वर्जन दिख रहा है, JRE और सारी चीज़ें ये दिख रही हैं, इसका मतलब है कि जावा यानी कि जावा JDK इज कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली ऑन योर सिस्टम। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं है तो आपके पास JMeter नहीं चलेगा। ठीक है, अब JMeter हमारे पास हो चुका है, तो ये फोल्डर है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ और ओके मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट कर दिया। आप किसी भी फोल्डर में कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं यहाँ से इसको डिलीट करना की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब ये जिप फाइल है, ठीक है ना। आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, और इसको करना है अनजिप, यानी कि एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, आप किसी भी फोल्डर में किसी भी ड्राइव में कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पे JMeter आपके पास आ जाएगा। जब ये JMeter आपके पास आ जाएगा तो JMeter को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जावा एप्लीकेशन है, मैं इसको सिर्फ राइट ही रन करूंगा, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। तो ये भी हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको रन करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मीनवाइल अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बंदा हैंड रेस करें और मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लें, जब तक ये इसको एक्सट्रैक्ट किया था। जी अली। सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि जी जो जी। रीडायरेक्टेड पेजेस होते हैं उनको हम कैसे टेस्ट करते हैं। रिडायरेक्टेड बेशक रिडायरेक्ट हो, क्या फर्क पड़ता है, वो JMeter आपको नहीं सर बताता है कि अगर ये नहीं पेज रीडायरेक्ट हो अगर जाता है। नहीं अगर जे मीटर के थ्रू हम किसी भी जैसे कोई भी वेबसाइट हुई, लेट सपोज की PIA की होगी, हम उस हम्म। लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाती है किसी दूसरे लिंक पे। ठीक है। लेकिन अगर हम रीडायरेक्टेड लिंक देते हैं जे मीटर में तो वो फेल कर देता है। और अगर हम नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट आप रीडायरेक्टेड लिंक नहीं दोगे, आप मेन लिंक दोगे। ठीक है, मेन लिंक दोगे और इसमें एक ऑप्शन होता है पेरेंट सैंपल्स का और सब सैंपल्स का। अगर आपने JMeter में काम किया हुआ है, क्या आपने सिर्फ पेरेंट सैंपल को कैप्चर करना है या सब सैंपल को भी। सब सैंपल्स में वो क्या करता है कि आपके सारे सब सैंपल्स भी कैप्चर कर लेता है। अगर रिडायरेक्शन होगी तब वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने www.pia.com पे क्लिक किया था, ठीक है, और वो चला गया किसी और स्लैश होम पेज स्लैश लॉगिन पे चला गया, कहीं पे भी चला गया। ठीक है, तो रिडायरेक्शन पता चल जाएगी, और रिडायरेक्शन का पता ऐसे चलता है कि उसके जो स्टेटस कोड होता है बेसिकली वो 300 सीरीज से आता है। ठीक। ठीक है, तो वो डिफरेंट उसमें डिस्टेंस से भी पता चल जाता है, डिफरेंट तरीके से पता चल जाता है कि रिलेशंस क्यों टेस्ट करनी है। ठीक। जी ये समरा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि वालेकुम। आपने जितनी भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की टाइप्स और बताई हैं, ये सारी हम जे मीटर के थ्रू टेस्ट कर सकते ब- हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। आप फोल्डर में जाएंगे, बिन फोल्डर के अंदर जाएंगे, और बिन में ये JMeter.bat फाइल होती है ना, ये इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे, तो JMeter मेरे पास रन हो जाएगा। मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए JMeter मेरे पास रन हो गया। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, ये मेरे पास आ गया। तो ये इसका एक सिंपल सा इंटरफेस है। और अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे मुझे google.com की परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, तो google.com क्या है, बेसिकली एक HTTP प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये एक HTTP प्रोटोकॉल है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे आया। अब ये वो एरिया आता है जहाँ पे आप अपना पूरा टेस्ट प्लान बनाते हो। ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया तो सबसे पहले थ्रेड ग्रुप्स, थ्रेड्स मींस यूजर्स, कितने आपको यूजर्स चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट थ्रेड ग्रुप्स है। तो थ्रेड ग्रुप का मतलब होता है कि वो वर्चुअल यूजर्स की हम बात कर रहे हैं कि हमें कितने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया भाई मुझे
100 चाहिए, ठीक है। तो ये 100 कितनी देर में आएंगे? मैं कहता हूँ ये 100 आएंगे 10 सेकंड में। ये कितनी दफ़ा इसको चलाना है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले यूजर्स बता दिया। अब यूजर्स करेंगे क्या? तो यहाँ पे एक सैम्पलर का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे बताया कि किस किस्म की रिक्वेस्ट मुझे सर्वर पे भेजनी है। तो वेब एप्लीकेशन है तो HTTP, अभी जैसे हम देख रहे हैं, आपकी वो FTP रिक्वेस्ट हो सकती है, आपकी बीन शेल हो सकती है, डेटाबेस की रिक्वेस्ट हो सकती है, FTP रिक्वेस्ट होती है, बहुत सारी की तकरीबन ऑलमोस्ट डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट के बारे में यहाँ पे जो आप सर्वर पे भेज सकते हो। तो HTTP रिक्वेस्ट पे गए तो यहाँ पे आपसे वो प्रोटोकॉल पूछता है। तो मैं पहले यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो ये HTTPS आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ पे /.com तक की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। आप इसको कह दो गूगल सर्च, ठीक है। जैसे मैं इस पे करूँगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं गया, राइट क्लिक किया। लिसनर क्या होता है? बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ से। और अब मैं इसको सिंपली यहाँ से, ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसको सेव करना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है जी, आप सेव कर दें। और इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट टेस्ट, ठीक है जी। तो ये चलना शुरू हुआ, लेकिन मेरे पास कुछ फेलियर्स आ रहे, ठीक है ना। तो मैं इसको रोक देता हूँ। तो वो कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है कि ये हम देख रहे हैं आपके होस्ट में स्लैश आ रहा है, यानी कि ये एंड में स्लैश नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, इसको सेव किया। डेटा को क्लीन, ये होता है क्लीन करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे डेटा क्लीन हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो रिक्वेस्ट ग्रीन हो गई, यानी सक्सेस हो रही है। तो अब देखो जैसे जैसे रिक्वेस्ट जा रही हैं, अब देखो जो हम डिफरेंट टेस्टिंग टाइप की बात कर रहे थे ना, अगर मैंने एक साथ करना है तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आए और टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इस थ्रेड ग्रुप के थ्रू करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आया, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितना टाइम ले रहा है, स्टेटस कोड क्या आ रहा है। तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अगर मुझे एक साथ इस पे हिट कराना है तो मैं 1 सेकंड कर दूंगा, यानी 1 सेकंड के अंदर 100 यूजर्स जाके www.google.com को हिट करेंगे। तो इसमें मैं और भी डिफरेंट लिसनर्स यानी कि रिपोर्टिंग टाइप की चीज़ें देख सकता हूँ, जैसे समरी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, थ्रूपुट और ये कितना मिनिमम मैक्सिमम आया। और इसको मैं करता हूँ सेव, और मैं इसको एक दफ़ा क्लीन करता हूँ, इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। तो अब देखो एग्जीक्यूशन बहुत तेज हो जाएगी, यानी 1 सेकंड के अंदर आए। और यहाँ पे टाइम आता है मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये मिनिमम इतना टाइम था, मैक्सिमम इतना टाइम था, एवरेज टाइम इतना मिली सेकेंड में। सेकेंड्स नहीं है, 707 सेकेंड्स नहीं है, ये मिली सेकेंड्स है। यहाँ पे ये टाइम आता है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी जो होता है, जैसे API, तो API भी बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट होती है। तो जिस किस्म की आपकी रिक्वेस्ट हो यहाँ पे, क्योंकि JMeter जो है वो UI, जैसे हम सेलेनियम हो गया, साइप्रस हो गया, ये उस तरह से काम नहीं करता। ये काम करता है प्रोटोकॉल बेस्ड, यानी कि आपको पहले तो ग्रुप चाहिए कि भाई ये ग्रुप में कितने यूजर्स होंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, कितने यूजर्स चाहिए, कितने यूजर्स कितनी देर में आएंगे। फिर ये यूजर्स करेंगे क्या, इसी के अंडर मैं अपनी रिक्वेस्ट रखूंगा। अब रिक्वेस्ट किस टाइप की होगी, तो आपको मैंने दिखाया कि ऐड सैम्पलर में गए तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है। JDBC रिक्वेस्ट है, JMS पब्लिशर है, JMS पॉइंट टू पॉइंट है। अब मैं JUnit रिक्वेस्ट है, जावा रिक्वेस्ट है, बहुत सारी रिक्वेस्ट, यानी कि आपने किस किस्म की रिक्वेस्ट सर्वर पे करनी है। तो वेब एप्लीकेशन जो होती हैं वो यूजली HTTP या HTTPS पे चलती हैं। अगर आपने फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को टेस्ट करना है तो आप फिर ये FTP रिक्वेस्ट बनाते हो। फिर अगर आपने LDP को टेस्ट करना है तो LDP रिक्वेस्ट बनाओगे। आपको डेटाबेस को डायरेक्टली टेस्ट करना है, जो भी क्वेश्चन था फारूक का, आप यहाँ से डेटाबेस रिक्वेस्ट डायरेक्ट बना सकते हो, डायरेक्ट डेटाबेस को हिट करोगे इसकी क्यूरीज को, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है, 3 चीजें हैं इसके अंदर, मैं एक दफा बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये थ्रेड थ्रेड ग्रुप, बल्कि ये मैंने गलत इसको हाईलाइट किया,
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये थ्रेड ग्रुप क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि भाई ये यूजर्स क्या होंगे, कैसे आएंगे। इसमें बहुत सारी ये कॉन्फ़िगरेशंस ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसकी तरफ मैं भी नहीं जा रहा। मेन चीज ये चीज है कि कितने यूजर्स होंगे, कितनी देर में आएंगे। ठीक है, सबसे पहला यानी कि ये लोग क्या करेंगे, कितने लोग हैं, कितनी देर में सर्वर पे आएंगे, जो कि जिसको हम वर्चुअल यूजर कहते हैं। फिर हमने कहा ये आपकी आ गई यहाँ पे उस चीज रिक्वेस्ट कि ये 100 यूजर, ये 1000 यूजर्स जो हैं वो किस किस्म की रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि ये इसको इसको हम कहते हैं थ्रेड ग्रुप, इसको कहते हैं हम सैम्पलर। ठीक है, और ये होता है लिसनर। ये लिसनर्स हैं जो कि आपको रिपोर्टिंग टाइप ऑफ चीजें दिखाते हैं। तो ये हम दूसरी चीज क्या है, रिक्वेस्ट किस किस्म की रिक्वेस्ट सर्वर पे करेंगे, आपने कहा HTTP रिक्वेस्ट होगी। ये इसका प्रोटोकॉल है, यानी कि HTTPS है या HTTP है, ये सर्वर है। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर पोर्ट होगी, इनकोडिंग होगी, डिफरेंट टाइप के मेथड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया रिक्वेस्ट कि मैं सर्वर पे किस किस्म की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर जब ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, यानी कि 1000 यूजर्स आए, उन्होंने इस HTTP रिक्वेस्ट को चलाया, और फाइनली आपको लिसनर्स के थ्रू आपको वो डेटा यानी कि रिस्पॉन्स बता दिया कि रिस्पॉन्स कितनी देर में हमें सर्वर ने दिया। तो दैट्स हाउ यू कैन टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसमें जैसे HTML रिपोर्ट होती है, मैं भी इसकी जनरेशन वो यहाँ से नहीं होती, वो आपकी कमांड लाइन से जनरेट होती है। मैं भी इसको आपको दिखा नहीं रहा। ठीक है, बट ये है, ये इसका कोर कंसेप्ट है। आप JMeter के जो अगर आपने एक बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है JMeter की, तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। पूरी की पूरी JMeter की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है कि ये सेशन मैंने अपने एंड से कंप्लीट कर दिया है, तो जो भी जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो आप वन बाय वन करके मुझसे पूछे। जी अली। सर ये थ्रेड प्रॉपर्टीज में सेम यूजर ऑन ईच इटरेशन का क्या मतलब है और हम्म, इससे क्या फर्क पड़ता है, जबकि हमने कौन सा, थ्रेड यूजर्स डिफाइन कर दिए कहाँ पे, कहाँ पे? थ्रेड ग्रुप में सर, थ्रेड प्रॉपर्टीज जो डिफाइन करते हैं हाँ। इसमें जहाँ चेक लगा हुआ है ना सेम यूजर ऑन ईच हम्म। इटरेशन, तो जब नंबर ऑफ हाँ, थ्रेड्स हमने डिफाइन कर दिए कि 100 देखो रिक्वेस्ट जाएंगे। ये देखो ये वर्चुअल यूजर्स हैं। ये ऑप्शन है रिगार्डिंग टू जहाँ पे ऑथेंटिकेशन सेशंस बनते हैं, जहाँ पे यूजर का सेशन बनता है ना बेसिकली। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे यहाँ पे मैं कोई लॉगिन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कोई सेशन मेंटेन नहीं कर रहा। अब चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप चाहते हैं कि भाई मैं गया Daraz.com पे या AliExpress पे गया, मैंने लॉगिन किया, यानी मेरे सेशन बना। ठीक है, मैं ऑथेंटिकेट हुआ, मेरा सेशन बन गया। ठीक है ना। अब पहला तो आपने काम कर दिया कि भाई ये जो मैंने सेशन बनाया हुआ है, मैं अपने हर आइट्रेशन के लिए इसी को यूज करूंगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ये पहली आइट्रेशन ये है, ये क्या है, लूप में क्या होती है, पहली आइट्रेशन है। यहाँ पे इस वक्त एक ही आइट्रेशन चल रही है। आइट्रेशन जो होती है यहाँ पे, ये आइट्रेशन है। तो आप क्या करते हो बेसिकली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था रियल टाइम के, भाई मैंने लॉगिन कर दिया। अब मैंने ये टेस्ट करना है 1000 प्रोडक्ट्स अगर वो यूजर जाके सर्च करे, या 1000 प्रोडक्ट्स को ओपन करे। ठीक है, वो ओपन होती कि नहीं होती, वो सिंगल यूजर। तो वहाँ इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस होते हैं, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूजर की चाहिए होती है, जहाँ पे सेशंस की मेंटेनेंस होती है वहाँ पे। और ये आइट्रेशन का मतलब ये वन आइट्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 आइट्रेशन, तो हर आइट्रेशन के लिए एक सेशन मेंटेन होगा। तो इस तरह के बिल्कुल टू बेसिकली, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका सिमरात, ये उस उन सिनेरियोस में काम आता है जहाँ पे आपकी जो सेशंस की टेस्टिंग होती है, जहाँ पे यूजर के जो चीज़ों को ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीज़ होती है, वहाँ पे काम आता है। अगर सिंपल आप वेबसाइट्स को हिट वगैरह करोगे तो वहाँ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है सच। ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा JMeter का। जो वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। मैं ये लिंक्स दे दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, सारे आप देख लीजिएगा।
तो कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज है जिसको जो पूछना है आप मुझसे पूछ लें। अगर क्वेश्चंस नहीं है। जी समरा। सर सिक्योरिटी टेस्टिंग का भी कोई टूल होता है? बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं सिक्योरिटी के भी। जैसे बड़ा मशहूर है IBM एप स्कैन। बहुत मशहूर है, IBM की तरफ से है, ठीक है ना। सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है एप स्कैन जो है, ठीक है ना। IBM एप स्कैन, ठीक है ना, मॉनिटरिंग करता है, उसकी टेस्टिंग सिक्योरिटी की सारी चीज़ देखता है। फिर आपका एक्वेंटिक्स है, ये सारे ऑटोमेटेड है। एक्वेंटिक्स यानी आप चला दो तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हैं। तो ये एक्वेंटिक्स है, वेब सिक्योरिटी। अगेन ये पेड टूल्स हैं, लेकिन इनका क्या काम है, जो भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज होती हैं ये आपको टेस्ट करके बताता है कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल है, सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है। ओके। और सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए अलग से लोग होते हैं लोग या चाहिए, फिर? अलग से लोग होते हैं, सिक्योरिटी टीम अलग होती है। ओके, थैंक यू। और कोई किसी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। सर इसके बाद हमारी लास्ट क्लास होगी सर। जी, इसके बाद आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें मैंने आपको डेटाबेस की क्वेरीज समझानी है कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। जी समरा। सर अगर आप वेबसाइट क्या रिस्पॉन्सिव है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये बता दें तो। देखिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का बड़ा आसान तरीका होता है। जैसे ये वेबसाइट खुली हुई है, मैं इसको यहीं से टेस्ट करके बता सकता हूँ। रिस्पॉन्सिव होता क्या है, ये एप्लीकेशन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। मैं अगर यहाँ से इसको ड्रैग भी कर लूँ ना, तभी मुझे पता चल जाएगा, एक सेकंड, कि ये अपने आप को एडजस्ट कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है। ये लेआउट एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि मोबाइल का साइज कर दूँ, नहीं है ना। तो ये देखो, इसने जैसे मोबाइल का साइज किया तो ये हैमबर्गर मोबाइल में आता है, ठीक है। तो यानी कि मैं लेआउट, आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं। और यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव में आईफोन पे देखना है, ठीक है। उसके स्क्रीन साइज पे आईपैड एयर है। फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेक करना है, तो लेआउट से ही आना चाहिए जो कि आपके डिफाइंड है। तो यहाँ पे इससे भी टेस्ट कर सकते हो, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिव की वेबसाइट्स भी हैं टेस्ट करने के लिए, बहुत सारे टूल्स भी हैं जो कि आपको एग्जैक्टली बताते हैं, ठीक है। आप इस तरह पे इसको मैन्युअली टेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।